लास्ट क्लास में हम लोगों ने वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं, ये पढ़ लिया था। नंबर ऑफ फंक्शंस पढ़ लिए थे, है ना। नंबर ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन कितने होंगे एक सेट से दूसरे सेट तक, ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, ये सब चीजें स्टडी करी थी हमने। ठीक, अब मैं आज आपको वन ऑन टू के कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा कि वन ऑन टू के क्वेश्चन किस तरीके से हमें डील करना है। एक टाइप का तो क्वेश्चन होगा कि वो कहेगा फाइंड कि वो फंक्शन वन ऑन टू है या नहीं, पता लगाओ कि वो फंक्शन वन ऑन टू है या नहीं। तो बहुत इजीली पता लगा दोगे कि फंक्शन वन ऑन टू है या नहीं, ये तरीके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो हमें क्या कहेगा कि एफ कोई फंक्शन है डिफाइंड ऑल रियल से सेट ए पे, f is a function defined from all real to set a given by fx equals to x square upon x square plus 1 is surjective। क्या कहेगा वो, fx R2A डिफाइंड है और ये सर्जेक्टिव है या सर्जेक्शन है, कुछ भी कह सकता है। सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता था, और वो कहेगा फाइंड सेट ए, ये फाइंड करना है। तो क्या इंफॉर्मेशन दे दी उसने, उसने कहा सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता था हमारे पास, ऑन टू होता था, और ऑन टू का मतलब क्या होता था, कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगी, और ये है क्या हमारे पास, कोडोमेन। तो बेसिकली उसने यही कह दिया, ये कह दे या फिर उसने यही कह दिया फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या कहते हो, दोनों एक ही चीज नहीं होगी। जब उसने ऑन टू बता दिया, ऑन टू में कोडोमेन और रेंज बराबर होती थी, और उसने ए निकालने को कहा मतलब कोडोमेन निकालने को कहा, और कोडोमेन निकालने को कहा इसका मतलब रेंज निकालने का कहा। तो हम क्या करेंगे, इसकी रेंज निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की रेंज कैसे निकाल सकते हो, प्लस 1 माइनस 1 करके। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, विच इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे मैंने उस दिन फ्रैक्शनल पार्ट के हेल्प से निकाली थी, उस तरीके से इसकी रेंज निकाल सकते हो। डोमेन रेंज की हालांकि आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। रैशनल फंक्शन की रेंज आप इक्वल्स टू y लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकालते थे, हमने 11th में तरीका पढ़ा था, वैसे भी निकाल सकते हो। रेंज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोगों को मैंने, तो रेंज के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। कल अमित सर डोमेन और रेंज दोनों के आंसर की और सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे। फिर भी अगर उसमें कोई डाउट हो तो जो आपकी डाउट क्लास होगी उसमें अमित सर से वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करा लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी पूछना चाहो वैसे भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा जब वो कहेगा कोडोमेन बताओ, और ऑन टू दे देगा, कोडोमेन और रेंज क्या हो जाएगी सेम, तो रेंज बता देंगे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, मैं तुम्हें दे रहा हूं एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स, और ये f डिफाइंड है हमारे पास ऑल रियल टू ऑल रियल। फंक्शन डिफाइंड है ऑल रियल टू ऑल रियल, और एफ एक्स ये है। तो मैं अपनी नोटबुक निकालो फटाफट से, चेक करके बताओ वन वन ऑन टू मेनी वन इनटू कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है फंक्शन, फटाफट से। वन वन या मेनी वन में से किसी एक कैटेगरी में होगा, ऑन टू और इनटू में से किसी एक में, तो तुम्हें बताना है किसमें लाया करता है। पूरा आंसर लिखना है तुम्हें, सिर्फ एक कैटेगरी मत लिखो, जो भी आ रहा है तुम्हारा पूरा लिखो कि वन वन ऑन टू आ रहा है, वन वन इनटू आ रहा है, मेनी वन ऑन टू आ रहा है, दोनों एक साथ लिखो। सिर्फ वन वन या सिर्फ मेनी वन या सिर्फ ऑन टू या सिर्फ इनटू मत लिखो, दो कैटेगरी आएंगी। चलो आओ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मुस्कान ने सही आंसर दिया, ये है हमारे पास, देखो ये एफ एक्स दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, एफ डैश एक्स लूंगा, क्योंकि कंपटीशन में वन वन ऑन टू पता लगाने का कौन सा तरीका बताया था, डेरिवेटिव वाला। तो एफ डैश एक्स लूंगा, क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस कॉस एक्स, ये बनेगा। ठीक, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की रेंज तो आती है हमें, क्वाड्रेटिक की रेंज आती है, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से तो हमें पता ही है कि क्वाड्रेटिक की रेंज हम कैसे निकालते हैं, पता है। तो इससे मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1 कॉस एक्स ऐसे ही रखा हुआ बाहर, ठीक है। तो ये बना 3 इंटू,
हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9 ऐड और सब्ट्रैक्ट तो प्लस 1/9 माइनस 1/9 तो क्या बनेगा मेरे पास x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 8/9 cos x। तो ये बना हमारे पास। तो मुझे ये बताओ परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0। तो इसका मतलब इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू हुई 8/9, बाहर से 3 मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब ये क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8/3 होगी या नहीं, पूरी क्वांटिटी है इतनी, कॉस अभी बाहर है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो ये पूरी जो सर्कल वाली क्वांटिटी है वो क्या होगी मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8/9 तो वो वाला बाहर से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं क्या कह दूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8/3। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, ये तो हम क्वाड्रेटिक में भी कर चुके हैं, बचपन से कर रहे हैं। ये वाली जो क्वांटिटी है ये -1 से 1 तक रहने वाली है या नहीं, ये -1 से 1 तक रहने वाली है। तो ये पूरी क्वांटिटी 8/3 कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग और ये -1 से 1 तक, तो मैं कह सकता हूं कि जो पूरी ओवरऑल क्वांटिटी आई इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि ये 8/3 से बड़ी रहने ही वाली है, तो ये -1 भी ले लेगा तब भी पॉजिटिव है, 1 ले लेगा तब भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो लिख दो चैट बॉक्स में। क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग द स्क्वायर करा है और पता लगाया और ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब f डैश x मेरे पास क्या आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। इसका मतलब fx दिस इंप्लाइज fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन और अगर fx इंक्रीजिंग है तो 1 तो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता, सही बात है, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो 1 होगा, ये हमने पढ़ लिया था। अब ऑन2 के लिए क्या देखना है, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन है। हाँ इक्वालिटी नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है वो एक ही बात है, हम सिर्फ 1 पे कमेंट कर रहे थे, 1 है 1 आ गया, अपना पर्पस फुलफिल हो गया। तो अब ऑन2 पे चलते हैं। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा होगा, यही कह रहा हूं ना, x बढ़ने के साथ y बढ़ रहा होगा। मुझे ये बताओ कि f ऑफ -इंफिनिटी किसको टेंड करेगा, जब x को -इंफिनिटी डाल दूंगा तो ये तो -1 से 1 रहना है और ये क्या बनेगा -इंफिनिटी को टेंड करेगा। f ऑफ इंफिनिटी किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा। इसका मतलब fx इंक्रीजिंग फंक्शन था, x की मिनिमम पे y मिनिमम, x की मैक्सिमम पे y मैक्सिमम, तो मैं कह दूं रेंज ऑफ fx जो आएगी वो -इंफिनिटी से इंफिनिटी आएगी पूरी, इसमें कोई डाउट किसी को, क्योंकि -इंफिनिटी जब मैं x को -इंफिनिटी देख रहा हूं तो पूरी क्वांटिटी क्या आ रही है -इंफिनिटी, तो इसका मतलब y की वैल्यू -इंफिनिटी, और x को इंफिनिटी देख रहा हूं तो पूरी वैल्यू क्या आ रही है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी तक ये सारी वैल्यूज ले रहा है, तो रेंज क्या आएगी -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कोडोमेन भी यही गिवन थी, रेंज भी यही गिवन थी, और कोडोमेन और रेंज बराबर आ गई तो मैं क्या कह दूंगा कि फंक्शन ऑन2 भी है मेरे पास, तो मेरे पास क्या हो जाएगा फंक्शन 1 ऑन2 दोनों हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, कैसे पता लगा रहे हैं 1 ऑन2 दोनों आ जाएगा। इन लोगों को नहीं पता चला अभी भी, वो लोग डोमेन रेंज की थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद वीडियो दोबारा से देखें। फिर से बता देता हूँ, -इंफिनिटी डाला था तो -इंफिनिटी मिला, इंफिनिटी डाला तो इंफिनिटी मिला, इसका मतलब -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज ले रहा है ये, क्योंकि और डिग्री का पॉलिनोमियल है, सारी वैल्यूज ले रहा है, तो रेंज क्या आ गई -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पूरी आ गई। ठीक है, ऐसे भी तो मैं एक चीज और भी मैं बता देता हूँ, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा -इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है, लिख देता हूं ये पॉइंट, ध्यान रखना, काम का पॉइंट है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज -इंफिनिटी से इंफिनिटी होती है ऑलवेज, कभी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल देखोगे तो रेंज क्या मिलेगी तुम्हें -इंफिनिटी से इंफिनिटी मिलेगी हमेशा, सही है। जैसे कल इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा मेनी वन फंक्शन होता है, याद आया कुछ ऐसा, कल हमने प्रॉपर्टी लिखी थी। आज एक नई प्रॉपर्टी बता रहा हूं, क्वेश्चन में यूज हो गई है इसलिए बता रहा हूं कि
ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, हमेशा, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी लेगा, या फिर माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी लेगा और इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, दोनों में से कुछ भी करो, रेंज हमेशा क्या आने वाली है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आने वाली है। सही है। तो 1 1 और 2 के क्वेश्चन इस तरह से होंगे कुछ, बाकी कुछ मैं डीपीपी में दूंगा 1 1 और 2 के क्वेश्चन। ऑड इवन की बात करें तो अब मैं तुम्हें कुछ फंक्शन देता हूं, तुम पता लगाना ऑड है या इवन है, ठीक है, ऑड है या इवन है। तो पहला, वो एक बालक पूछ रहा है अगर x की पावर 1 हो, बेटा 1 ऑड नहीं होता क्या, 1 ऑड होता है तो अप्लाई हो जाएगा, ऑड डिग्री जो भी होगा सब में अप्लाई होगा। एफ एक्स दे दिया मैंने तुम्हें एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। दूसरा एफ एक्स दे दिया मैंने तुम्हें मॉड एक्स इंटू एक्स। तीसरा एफ एक्स दे दिया मैंने तुम्हें ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन तीनों को जरा मुझे पता लगा के बताओ ऑड है या इवन है। ये तीन लिखे हुए हैं, एक ही बार में आंसर देना, एक एक करके नहीं। वैसे एक आंसर दिया है ट्यूशन है, सही है वो, लेकिन पूरा आंसर एक साथ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिराज सैनी तीनों एक साथ ऐसे ऐसे लिख दो ना, बस इतना लिख दो तुम ज्यादा मेहनत, मान लो जो कह रहा है तीनों ऑड, ओ लिख दो, ओ लिख दो, ऐसे करके ई ओ जो भी लिखना चाहते हो अपना आंसर बस इतना लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। पहला ऑड सभी बच्चों ने लगभग सही लिखा है। पहला ऑड कैसे, क्योंकि जब मैं एफ ऑफ माइनस एक्स लिखूंगा तो ये तो माइनस साइन बाहर नहीं, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर फर्स्ट वाले में लिखता हूं तो क्या आएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन ऑफ माइनस एक्स, जो कि क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स विच इज माइनस ऑफ एफ एक्स। तो क्या हो गया मेरे पास, ऑड हो गया। तो पहला तो सही हो गया ऑड। दूसरा एफ ऑफ माइनस एक्स लिखूंगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स का मॉड इंटू माइनस एक्स विच इज माइनस ऑफ एक्स का मॉड इंटू एक्स विच इज माइनस ऑफ एफ एक्स, फिर से क्या आ गया, ऑड आ गया। तो दूसरा भी क्या हो गया, ऑड आ गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा एफ ऑफ माइनस एक्स इज बराबर टू एल एन ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब ये देखो कई लोगों ने इसका आंसर नन ऑफ दीज दे दिया, मतलब नोटा दे दिया, नाइदर ऑड नॉर इवन, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, क्योंकि इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई भी करना है। अभी ऐसा नहीं है कि इसको यहीं देखा और आंसर दे दिया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करना है। तो मुझे ये बताओ एफ एक्स क्या था तुम्हारे पास, एफ एक्स था एल एन ऑफ एक्स प्लस, हाँ ये तो प्लस ही आएगा यहाँ पे, एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या होगा, ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस आएगा। एफ एक्स ये था, एफ ऑफ माइनस एक्स ये था या नहीं। तुम क्या करोगे, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी देखोगे। दोनों को ऐड करता हूं मान लो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, एल एन ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ ए प्लस एल एन ऑफ बी विच इज एल एन ऑफ ए इंटू बी, यही प्रॉपर्टी होती थी। ए इंटू बी क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बनेगा एल एन ऑफ 1। एल एन ऑफ 1 कितना होता है, 0। इसका मतलब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 आया। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आया, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑड। समझ आया ये पॉइंट, ये याद करो, मैंने डेफिनेशन में ये वाला जिक्र भी करा था। तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमें डायरेक्टली x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने में डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा, तो तुम क्या करोगे, या तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हो, तुम्हारा मन है तो रैशनलाइज करके भी दिख जाएगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अगर ऐड करके इक्वल्स टू 0 आ जाए तो क्या बन जाता है, ऑड। अगर बाई चांस सब्ट्रैक्ट करके आता तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाता है, एफ ऑफ माइनस एक्स, तब क्या कह देते, इवन फंक्शन कह देते। ये अगर ऐसा आता तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है, एफ एक्स लिखना पड़ता है और एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना पड़ता है, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखना होता है। हाँ अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करके भी ना आ रहा हो तो हम क्या कहते हैं, नन ऑफ दीज, मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन।
लेकिन अभी क्या हुआ, जब मैंने दोनों को ऐड करा तो इक्वल टू 0 आ गया और मेरे पास ये किसकी डेफिनेशन थी, ऑड की डेफिनेशन थी। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो किस तरह से चेक करेंगे तीनों क्वेश्चन, काफी सारे बच्चों ने ऑड 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 लिखा भी था, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था बिल्कुल, लेकिन काफी सारों ने गलत भी दिया था। तो ये मान के चलो 50% बच्चों का आंसर सही था, 50% का गलत भी था। और इस वाले में ही सबसे ज्यादा गलती हुई है, क्योंकि पहले दो तो बड़े आसान थे, वो दिए ही इसलिए थे तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें कुछ कुछ आ गया। लेकिन इसको इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब सीधे सीधे नहीं दिख रहा, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तब ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा। ऐड करके 0 बना या सब्ट्रैक्ट करके, तब डिसाइड करेंगे ऑड है या फिर इवन है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ होगा तो वीडियो तो मिलेगी, वीडियो से क्लियर कर देना। वीडियो से नहीं हुआ फिर व्हाट्सएप कर लेना, क्या कहते हो? ठीक है, एक फंक्शन ऑड भी हो सकता है, एक फंक्शन इवन भी हो सकता है, एक फंक्शन नाइदर ऑफ देम भी हो सकता है। अब मुझे ये बताओ, कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑड भी हो और इवन भी हो। अब मैं प्रॉपर्टीज पे आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी, मुझे ये बताओ कोई चैट बॉक्स में लिख के कि कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जो ऑड इवन दोनों हो। अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है तो वो कौन सा फंक्शन है ये बताओ, सोचो जरा। कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जो ऑड और इवन दोनों हो। अगर हो सकता है तो कौन सा फंक्शन है? एक बालक ने सही आंसर दे दिया अभी तक, लेकिन उसने 3 बार दे दिया है। बेटा माना एक ही बार जाएगा, एक ही क्वेश्चन 3 बार अटेम्प्ट कर दो तो। कुछ कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, कुछ कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, कुछ कुछ बहुत गलत आंसर दे रहे हैं। तो the function which is both odd and even is fx equals to 0। इसका मतलब x एक्सेस एक लौता फंक्शन है पूरी दुनिया में जो ऑड भी है और इवन भी। ऑड फंक्शन का ग्राफ क्या होता था? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होता था? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो ये एक लौता ग्राफ ऐसा है x एक्सिस, सोचो, जो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है और जो y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है। सिर्फ एक लौता ग्राफ है। तो दुनिया में सिर्फ एक ही फंक्शन है और वो फंक्शन है क्या? y इक्वल्स टू 0 या फिर fx इक्वल्स टू 0, जो कि ऑड भी है और इवन भी है। एक लौता फंक्शन है जो ऑड और इवन दोनों है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ग्राफ बताइए x एक्सिस का और इमेजिन कर लो दिमाग में, और चाहो तो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स देख लो, माइनस f ऑफ x देख लो या fx देख लो, सभी किसके बराबर आ रहे हैं? 0 के। f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस f ऑफ x सभी 0 रहने। तो हमारे पास ऑड की प्रॉपर्टी भी है और इवन की प्रॉपर्टी भी है। सिर्फ एक लौता फंक्शन है, और कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जो कि ऑड भी हो और इवन भी हो। इसके अलावा कोई भी नहीं है। कुछ बच्चे fx इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन अगर fx इक्वल्स टू कांस्टेंट देखोगे तो मान लो y इक्वल टू 2 ऐसा ग्राफ है, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ही नहीं, ये सिर्फ इवन है, ये ऑड नहीं है। तो इसके अलावा y इक्वल टू 0 के अलावा देखो, y इक्वल टू 0 क्या है मेरे पास? x एक्स एक्सेस। इस एक्स एक्सेस को ऑब्जर्व करो जरा, वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। तो ये हमारे पास बोथ ऑड एंड इवन, ये हमारे पास सिर्फ इवन, वाई इक्वल टू कांस्टेंट वाला। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी सुनो, दूसरी प्रॉपर्टी सुनो। एक बालक ने कुछ समझदारी का मैसेज लिखा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस शब्द प्रीत सिंह, ये अपने पाजी है क्या? पाजी आप ही हो? लिखना एक बार यस अगर। हाँ पाजी है, पाजी ने दिमाग लगा लिया। पाजी ने लिखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। जो पेयर ऑफ लाइंस आती है हमारे पास, ये भी तो होगा, क्योंकि ये एक लाइन ऐसी होती है, एक लाइन ऐसे होती है। ये y इक्वल टू एक्स लाइन, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। पाजी ने कहा कि ये अगर आप लाइंस देखो तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। लेकिन पाजी एक चीज बताओ, क्या ये फंक्शन भी है? ये तो फंक्शन ही नहीं है बेचारा। ये देखो, खट करके 2 बार कट गया।
अब फंक्शन ही नहीं है तो बेचारा काय का ऑड और काय का इवन, ये तो समस्या हो गई है ना बाजी। पर इस गलती के लिए आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। चलो आगे चले हम जिंदगी में, ठीक है। अब सुनो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अच्छा वो याद है, any matrix can be expressed as sum of two matrices out of which one is symmetric, other is skew symmetric, a plus a transpose by 2, a minus a transpose by 2 करा था हमने, याद आ रहा है? बिल्कुल सही, वही 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 सेम लिख रहा हूं मैं, fx plus f of minus x by 2 plus fx plus माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2। जरा देखो जरा इन दोनों का सम करके एफ एक्स आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, आ रहा है ना? ये और ये ऐड करके एफ एक्स आ रहा है। अब देखो जरा इसको ध्यान से, इस पार्ट को और इस पार्ट को, ये हमारे पास इवन है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हमारे पास ऑड है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो माइनस साइन बाहर आ रहा है, देख पा रहे हो? तो वही प्रॉपर्टी जो वहां पे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में लिखते थे हम, यही प्रॉपर्टी फंक्शन के लिए बोल रहा हूं। Any function can be expressed as sum of two functions out of which one is even function and other is odd function। बिल्कुल सेम डिक्टो प्रॉपर्टी जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में थी वही फंक्शन के लिए लिखी है। ये उसका इवन फंक्शन वाला पार्ट है, ये उसका ऑड फंक्शन वाला पार्ट है। ऑड इवन बहुत इजीली चेक कर सकते हो, समझ गए? थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट डेरिवेटिव of an even function is an odd function and vice versa। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। किसी भी इवन फंक्शन का पहला डेरिवेटिव, मतलब किसी भी इवन फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या आएगा? ऑड फंक्शन आएगा। किसी भी इवन फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो वो क्या आएगा हमारे पास? हमेशा ऑड फंक्शन आएगा, ठीक। अब सुनो होगा क्या, मान लो मैंने लिया एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो जरा साइन एक्स का डेरिवेटिव बता दो चैट बॉक्स में, क्या होता है? कॉस एक्स। अब देखो ये ऑड था, ऑड का फंक्शन वो डेरिवेटिव क्या है? इवन है। ऐसे ही मान लो एफ एक्स मैंने लिया एक्स स्क्वायर, ये क्या है? इवन है। इवन का डेरिवेटिव 2x कितना आ गया? ऑड आ गया, सही है। तो हमारे पास ऑड का डेरिवेटिव हमेशा इवन होता है, इवन का डेरिवेटिव हमेशा ऑड होता है। ऑड का डेरिवेटिव इवन, इवन का डेरिवेटिव ऑड। और ये देख कैसे सकते हो? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। फर्स्ट प्रिंसिपल अभी मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया नहीं है, 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल उसमें पढ़ाऊंगा, तो बहुत इजीली। वैसे इजी टू रिमेंबर है स्टेटमेंट, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड होगा, ऑड का डेरिवेटिव इवन होगा। बाकी जब फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, कुछ लोगों ने शायद कर भी लिया था, अमित सर ने कराया था शायद वो एनसीईआरटी वाला, तो उस टाइम पे कर लिया था कुछ बच्चों ने, तो उस वाले प्रिंसिपल से हम ये बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जब मैं डेरिवेटिव कराऊंगा क्लास में तब एक बार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगली प्रॉपर्टी, अब थोड़ा सा ध्यान और देना जरा, मुझे ये बताओ कौन सी प्रॉपर्टी नंबर है हमारे पास? 8 के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पता है तुम्हें क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है पता है तुम्हें? थोड़ा थोड़ा मैंने बताया था, बिना पेन उठाए अगर ग्राफ बना सको तो, है ना। ग्राफ बनाते हुए अगर पेन नहीं उठाना पड़ा तो कॉन्टिन्यूअस, जिस जिस पॉइंट पे पेन उठाना पड़ेगा उस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इतना बताया था, इतना ही यूज करूंगा अभी। अब मैं कह रहा हूं फॉर अ कॉन्टिन्यूअस ऑड फंक्शन f of 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा और हमेशा ओरिजिन से जरूर पास करेगा, क्योंकि अब देखो, अब ये ऑब्जर्व करने वाला है, बहुत आसान, ऑब्जर्व भी कर सकते हो। देखो जरा, ऑड फंक्शन का मतलब क्या था? f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स था, x को 0 डाल दो तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ 0। तो इधर ले आता हूं, 2f ऑफ 0 किसके बराबर? 0, तो f ऑफ 0 कितना आ गया? 0। f ऑफ 0 0 आ गया, इसका मतलब ओरिजिन से जरूर पास करेगा। तो हम क्या बोलते हैं? ग्राफ ऑफ एन कॉन्टिन्यूअस ऑड फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि मैं ग्राफ ऐसा बनाऊंगा, पेन उठा लूंगा, ऐसा बना दूंगा, अभी भी ये हमारे पास क्या है? ऑड तो है ही, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि पेन उठाना पड़ गया। हाँ, अगर मुझे बिना पेन उठाए जाना पड़ता तो मुझे ओरिजिन को जरूर क्रॉस करना पड़ता, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मेंटेन करने के लिए। और अगर
मैं बिना पेन उठाए चला जाऊं तब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी है और पेन भी नहीं उठाना पड़ा, है ना, पेन भी उठाना पड़ा है। तो ये इसकी बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की, पेन नहीं उठाना पड़ा। तो जब भी मैं वर्ड फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा पेन नहीं उठाना पड़ रहा, तो मुझे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिसिटी भी लानी है। तो जैसे इधर से आऊंगा वैसे ही इधर से जाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ जीरो हमेशा जीरो के बराबर आएगा। तो हम क्या कहेंगे, ग्राफ ऑफ एन कॉन्टिन्यूअस ऑड फंक्शन विल ऑलवेज पास थ्रू। अब ये कॉन्टिन्यूअस में मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार तुम्हें मेंस में या एडवांस में ऐसे स्टेटमेंट मिल जाती है, और स्टेटमेंट में पता है वो क्या लिख देता है, ग्राफ ऑफ एन odd function will always pass through origin, ये लिख देता है, ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। तो अब इस स्टेटमेंट को ट्रू कहोगे या फॉल्स कहोगे, लिखो चैट बॉक्स में। हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही लिखा है, फॉल्स। लेकिन सभी बच्चों ने फॉल्स सिर्फ अभी लिखा है क्योंकि अभी अभी मैंने ये पॉइंट बताया। अब ये पॉइंट बताए हुए मान लो 1 साल हो गया, 1 साल बाद तुम्हारा पेपर है, तो तुम्हें इतना तो ध्यान रहता है ओरिजिन वाली प्रॉपर्टी थी, ये ध्यान ही नहीं रहता इस वर्ड, ये वर्ड भी था उसमें जरूरी, इसलिए इस पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। काफी मैं मान के चलो कि 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको ट्रू लिखाते हैं, क्योंकि उस टाइम इतनी डिटेल्स याद ही नहीं रहती बच्चों को। एक तो पेपर जल्दबाजी में कर रहे होते हैं, और ऊपर से थोड़ा स्ट्रेस भी होता है कि मेंस एडवांस का पेपर है। जैसे ही पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ए नॉट फंक्शन इज ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल सही, एकदम ट्रू, चलो चल देते हैं। लेकिन इन बारीकियों पे ध्यान देना जरूरी है, कॉन्टिन्यूअस होगा तभी, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो मैं क्या कह दूंगा, ये हो गया फॉल्स। समझ गई बात, ठीक है। अब दूसरी चीज, फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरह, अगर मेरे पास इवन फंक्शन की बात करूं, इवन फंक्शन की बात करता हूं, ठीक है, तो इवन फंक्शन के लिए मेरे पास क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है या नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है। ये होता है सिमेट्रिक अबाउट y axis, सिमेट्रिक अबाउट y axis। तो ध्यान से देखना, ग्राफ इधर y एक्सिस के इधर अगर ऐसा है तो y एक्सिस के इधर भी ऐसा होगा या नहीं, अगर y एक्सिस के इधर ग्राफ ऐसा है तो y एक्सिस के इधर ऐसा होगा, बिल्कुल होगा या नहीं। तो हम क्या कहते हैं, y एक्सिस वाला जो उसका पॉइंट होगा उस पे टेंजेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल बनेगा, y एक्सिस वाला जो पॉइंट होगा उस पे टेंजेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल बनेगा। पॉइंट समझ आया। तो हम क्या कहते हैं, फॉर अ कॉन्टिन्यूअस इवन फंक्शन, फिर से कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो कुछ नहीं कह सकते, फॉर अ कॉन्टिन्यूअस इवन फंक्शन एफ डैश जीरो इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। फॉर अ कॉन्टिन्यूअस इवन फंक्शन एफ डैश क्या होता है, स्लोप, एफ डैश एक्स क्या देता है, स्लोप ऑफ डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। और अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई तो स्लोप कितनी हो गई, जीरो। स्लोप ऑफ डेरिवेटिव कितनी आनी चाहिए, जीरो, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनता है उस पॉइंट पे। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनने की वजह से हम क्या कहते हैं कि एफ डैश जीरो हमारे पास जीरो होगा, या फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, ऐसा नहीं है कि हमेशा जीरो होगा, कई बार ऐसा होगा कि टेंजेंट बना ही नहीं पाएंगे, जैसे मॉड एक्स, ये ग्राफ है मान लो, तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, टेंजेंट बना ही नहीं पाते, राइट। ये डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ेंगे टेंजेंट क्यों नहीं बना पाते, सही है, क्योंकि नॉन डिफरेंशियबल हो जाता है हमारे पास फंक्शन, ये डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट है हालांकि। लेकिन आप याद रखो क्या, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशियबल भी है, तो एफ डैश जीरो किसके बराबर आएगा, जीरो। और अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का है तो वो जीरो भी आ सकता है और डज नॉट एग्जिस्ट भी। अगर अब देखो डिफरेंशियबिलिटी का भी कुछ कुछ बता देता हूँ। कॉन्टिन्यूटी में क्या था हमारे पास, कॉन्टिन्यूटी में हम ये कह रहे थे कि अगर पेन उठाना पड़ गया तो वहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे ही डिफरेंशियबिलिटी में क्या कहते हैं, अगर शार्प एज बन गया, ये क्या है मेरे पास, शार्प एज, अगर किसी पॉइंट पे शार्प एज बन गया तो हम क्या कह देते हैं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। हालांकि जब एलसीडी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर आएगा
तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल साथ साथ थोड़े थोड़े पॉइंट बताता रहूंगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, ये प्रॉपर्टी थी अगर ऑड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो एफ ऑफ 0 0 आएगा। ये इसमें क्या थी कि अगर इवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो एफ डैश 0 मतलब डेरिवेटिव 0 आएगा या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। और डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, जब उस पॉइंट पे शार्प एज बन रहा होगा, ग्राफ शार्प टर्न लेगा एकदम से। तो अब मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सही है। ऑल इवन फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शन, ट्रू या फॉल्स, जल्दी से बोलो। ऑल इवन फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शंस, ट्रू या फॉल्स। कुछ लोगों ने ट्रू लिखा है, कुछ लोगों ने फॉल्स लिखा है। फॉल्स जो लोग लिख रहे हैं मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन दे दो बेटा। जो लोग फॉल्स लिख रहे हैं, मेरे को तो ट्रू लग रही है स्टेटमेंट, अगर आपको फॉल्स लग रही है तो फॉल्स की एक्सप्लेनेशन दे दो। इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार कट करके जाएगी कम से कम, तो 2 बार कट करके गई अगर, तो हमारे पास ये हमने लिखी थी शायद प्रॉपर्टी लास्ट वाली क्लास में, इवन फंक्शन आर ऑलवेज मेनी वन फंक्शन, इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन। जो इसको फॉल्स कह रहा है वो एग्जांपल दे दो। गगनदीप ने कहा है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जहां तक मुझे याद है ऐसा होता था, और अगर ऐसा होता था तो ये आएगा और ये आएगा तो ये मेनी वन हो जाएगा। गगन मेनी वन ही तो आ रहा है बेटा। गगनदीप कह रहे हैं कभी नेगेटिव नहीं देगा बेटा, तू ऑन टू तो नहीं सोचने लग गया, नेगेटिव नहीं देगा वो तो ऑन टू के लिए देखेंगे ना, वन वन मेनी वन की बात करें, मेनी वन लिखा है। चलो चलो एक मिनट रुकोगे बच्चों, सिर्फ 1 सेकंड रुक जाओ। एक बच्चा कह रहा है हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, जरा मैं इसको मीटिंग से आउट करके आता हूँ, इसको चाय पीने देते हैं। क्या है 5400 शिवजोत, एक मिनट पार्टिसिपेंट्स में गए, हाँ ये रहा, ये रिमूव, ले बेटे चाय पी लो अपना। चलो अब उसको चाय पीने के लिए हमने अकेला छोड़ दिया। कॉफी क्यों नहीं पीते निंजा, मैं तेरे को भी निकाल दूंगा, चाय कॉफी की बात नहीं कर रहे हो। चलो ये प्रॉपर्टीज सारी हो गई ऑड और इवन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैं डीपी भी दूंगा तो कुछ कुछ। एक क्वेश्चन और बढ़िया मेरे ध्यान में आ गया, सुनो जरा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, दिमाग चलाना। ऑल रियल टू ऑल रियल, एफ ऑल रियल टू ऑल रियल है, एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स इंटू मॉड एक्स -4 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू रैशनल, और x इंटू मॉड एक्स -√3 फॉर x नॉट बिलोंगिंग टू रैशनल। अगर x रैशनल को बिलोंग कर रहा है तो ऐसा, x रैशनल को बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऐसा। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ फंक्शन, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फंक्शन। थोड़ा टाइम लगेगा इसको सोचने में, तो इसलिए होमवर्क में आराम से सोचना, क्वेश्चन नोट कर लो या वीडियो से नोट कर लेना जब वीडियो मिलेगी। क्वेश्चन बोल देता हूँ, एफ एक्स इज एक्स मॉड एक्स -4 जब x रैशनल होगा, x मॉड एक्स -√3 जब x इररेशनल होगा। तो इसको तुम्हें सोचना है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि 1 1 ऑन 2 मेनी वन इन टू में से क्या है और क्या नहीं है, समझ गए। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको उस पर भी दूंगा। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, अभी अभी मत दो, अभी मत दो, अभी मत दो आंसर, इतना आम क्वेश्चन नहीं है कि तुम ऑड इवन नहीं, 1 1 ऑन 2 में से करना है, 1 1 ऑन 2 मेनी वन इनटू, ऑड इवन में से नहीं कह रहा, इन वाले में से 1 1 ऑन 2 मेनी वन इनटू में से। अभी आंसर मत दो, बाद में देना आराम से, ठीक है। अभी मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ, पीरियोडिक फंक्शन। अगला टॉपिक आ गया पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन पे चल पड़ते हैं। पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है मेरे पास, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोलूं, अगर मेरे पास f ऑफ x प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाता है, अगर मेरे पास f ऑफ x प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो हम फंक्शन को बोल देते हैं पीरियोडिक।
fx is periodic if f of x plus t equals to fx for all x belonging to domain of the function, or least positive value of t. लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी को हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ फंक्शन। पीरियड ऑफ फंक्शन, फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन भी कई जगह लिखा मिलता है, या सिंपल पीरियड ऑफ फंक्शन भी बोल देते हैं, या तो लिखा मिलता है फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन, या फिर वैसे पीरियड ऑफ फंक्शन में लिखा मिले तो क्या बोलते हैं? पीरियड। इसका मतलब ये देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स का मतलब वैल्यूज रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ज्यादा आसानी से समझ आएगा। एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। जरा एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई इक्वल्स टू एफ एक्स होता है या नहीं, जरा ये बताना। साइन ऑफ एक्स प्लस टू पाई हमारे पास साइन एक्स के बराबर होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। बिल्कुल होता है। तो हम क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। साइन एक्स 2 पाई के पीरियड पे रिपीट करता है। अब इसको ग्राफिकली देख सकते हो कि एक वेव कितनी देर में कंप्लीट होती है। अब देखो, उसके बाद तो वही वेव आगे चलती रहती है पीछे भी। अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो एक वेव है ये, इस ग्राफ में इस वेव के बाद सारी वेव्स वही रिपीट हुई। इतना बनाया, फिर इतना बनाया, फिर इतना बनाया, पीछे भी यही है। तो ये एक फंडामेंटल पीरियड है। ये 0 है, ये 2 पाई है। 0 से 2 पाई तक सारी वैल्यूज आ गई। अब उससे आगे जो आएंगी वो रिपीट होके आएंगी। तो 2 पाई के बाद मान लो जो वैल्यू आई थी पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2 प्लस 2 पाई पे वही वैल्यू आएगी। इसका मतलब ग्राफ इतने इंटरवल के बाद रिपीट करना शुरू कर देगा। पीरियोडिसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ ग्राफ कह सकते हो। तो 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट करना शुरू कर देगा। वो कहीं से भी शुरू करो, ग्राफ यहां से शुरू करा तो इतने के बाद रिपीट करना शुरू करेगा, यहां से शुरू करा तो इतने के बाद रिपीट करना शुरू करेगा। तो ये हमारे पास हो गया पीरियड ऑफ साइन एक्स। टेक्निकल डेफिनेशन ये लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स के बराबर आ जाता है फॉर एवरी एक्स। ऐसे नहीं कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, हमेशा आना चाहिए। जैसे इसमें देखो, साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई साइन एक्स होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कुछ भी वैल्यू ले, ये हमेशा होल्ड करेगा। तो हमने 2 पाई को क्या कह दिया? फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स। ऐसे ही मैं तुमसे कुछ कुछ के, अभी कोई आंसर नहीं देना बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, कोई आंसर देना हो तो। अभी कोई आंसर, अभी तो पीरियड बताना है बस, ठीक है। तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई अभी लिखा हमने। कॉस एक्स का पीरियड बता सकते हो? 2 पाई, बिल्कुल सही। साइन एक्स और कॉस एक्स ग्राफिकली भी देख सकते हो, ग्राफ रिपीट हो रहा हो। टेन एक्स का पीरियड बता सकते हो? टेन एक्स का पीरियड आएगा पाई। कॉट एक्स का पीरियड आएगा पाई। सीकेंड एक्स का पीरियड आएगा 2 पाई। कॉस सीकेंड एक्स का पीरियड आएगा 2 पाई। सारे ग्राफिकली देख सकते हो, या वैसे भी तुम्हें पता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में जाकर रिपीट करता है। टेन और कॉट का पीरियड पाई आया क्योंकि ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यूज दे देते हैं। फर्स्ट के बाद सीधे थर्ड में मिल जाती है। जो वैल्यूज यहाँ मिल रही थी वो यहाँ, जो यहाँ मिल रही थी वो वहां। इस वजह से इनकी जो रेपिटेशन है वो कितने में हो जाती है? पाई के बाद ही आने लग जाती है। इनका ग्राफ भी देखोगे तो हम क्या लिख कहते हैं? टेन ऑफ पाई प्लस एक्स हमेशा टेन एक्स के बराबर होता है क्या नहीं? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन हमेशा होता है। तो सबसे छोटी वैल्यू हमने क्या लिखा था कि हमें क्या चाहिए होगी? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी को फंडामेंटल पीरियड कहेंगे या फिर पीरियड ऑफ द फंक्शन कहेंगे। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सी आई है? पाई है या नहीं? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कौन सी आई है? पाई। पॉइंट समझ आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? अब ये सारे पीरियड तुम्हें पता चल गए। मुझे ये बताओ, क्या 2 पाई टेन एक्स का पीरियड होगा? क्या 2 पाई टेन एक्स का पीरियड होगा? क्या 2 पाई टेन एक्स का पीरियड होगा? बिल्कुल, ये पीरियड होगा पर फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा, है ना। अगर मोर देन वन करेक्ट में आता है कि पीरियड मार्क करो तो 2 पाई भी वन ऑफ द पीरियड होगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई ये सब पीरियड होंगे इसके, लेकिन फंडामेंटल नहीं होंगे। ऐसे ही अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो 2 पाई तो इसका फंडामेंटल है। 4 पाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 5 पाई होगा या नहीं होगा? 5 पाई
नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल इसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी भी पीरियड होगा। जो टी हमने वहां लिखा था, ये तो फंडामेंटल पीरियड है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल के बाद भी वेव रिपीट कर ही रही होगी ऑब्वियसली। पॉइंट समझ आया? लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या होगा हमारे पास, फंडामेंटल पीरियड होगा हमारे पास ये वाला, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू वाला। फंडामेंटल पीरियड क्या होगा हमारे पास, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू वाला। इतनी कहानी समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो, अब ये कहानी हो गई। तो फंडामेंटल पीरियड मुझे पता चल गया। अब कुछ कुछ और पीरियड पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्या पीरियड होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। ये निंजा के नाम से कौन है? निंजा अपना नाम लिखो बेटा, सारे आंसर सही दिए आज तुमने क्लास में। निंजा नाम लिख दो, नाम है तो। आंसर सारे सही दिए, 1 दिया सब बच्चों ने, लगभग 1 आंसर दिया। किसी को ये निंजा पता चले तो मुझे मिलवा देना कौन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का पीरियड बताना है तुम्हें। जैसे ही निंजा का मैंने कहा सही आंसर दिया, निंजा ने अगला ही आंसर गलत दे दिया। लो, इट इज नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक है ही नहीं ये रिपीट नहीं करता। इसका ग्राफ देखो, कभी भी रिपीट नहीं करता वैल्यूज। e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसका पीरियड बताना है, e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड बताना है। e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर है 5। बिल्कुल सही दिया है कुछ कुछ बच्चों ने आंसर, क्योंकि 1 इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यूज रिपीट करने लगेगा, तो e की पावर में भी रिपीट आने लगेगा। e की पावर में रिपीट आएगा तो आउटपुट सेम मिलने लगेगा। इसके तो हाथ में है ही नहीं कुछ, क्योंकि इसको जो पावर में मिलेगा वही तो आंसर देगा, और पावर हर 1 इंटरवल के बाद रिपीट हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पूरे का आउटपुट भी हर 1 इंटरवल के बाद रिपीट हो जाएगा। तो इसका कितना पीरियोडिक, विद पीरियड 1। हाँ, अगर वैसे e की पावर x देखो तो वो क्या है, नॉट पीरियोडिक। e की पावर x पीरियोडिक नहीं है ना, लेकिन e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है, तो वो अपनी वैल्यूज रिपीट करेगा, e को भी अपनी वैल्यूज आउटपुट में रिपीट करके देनी पड़ेगी। इतनी कहानी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हो। अब आगे चलते हैं। तो ये पता चल गया हमें कि पीरियोडिक क्या है, कैसे पीरियड पता लगा रहे। अब मैं तुमसे कुछ कुछ चीजें पूछूंगा ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है? तो अब मैंने कहा fx का फंडामेंटल पीरियड मुझे पता है t, f t इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx। तो f ऑफ x प्लस a का कितना होगा, बोलो। f ऑफ x प्लस a का फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, ये बताना है तुम्हें। बिल्कुल सही, इसका फंडामेंटल पीरियड होगा t, क्योंकि इसका मतलब होता था ग्राफ, या माइनस कर दूं तब भी, प्लस या माइनस, क्योंकि इसका मतलब होता था ग्राफ राइट या फिर लेफ्ट मूव करेगा, तो ग्राफ के राइट या लेफ्ट जाने से उसके पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था कि ग्राफ राइट मूव करेगा या फिर ग्राफ लेफ्ट मूव करेगा, तो राइट या लेफ्ट जाने से इसकी पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो उसका भी फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा, टी आएगा, है ना। अगर मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। मैंने कहा इस पूरे ग्राफ को थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर दो, थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो गया तो एक्सिस मान लो इधर आ गई, तो ऐसा दिखने लग गया। अभी भी तो 2 पाई के बाद ही रिपीट कर रहा होगा, तो वो हमारे पास चेंज नहीं होगा। अगर मैंने प्लस में और माइनस में दोनों में राइट और लेफ्ट ही मूव करता था ना, अगर मैंने कहा एफ एक्स प्लस माइनस ए हुआ, तो इसमें ग्राफ ऊपर या नीचे हो जाता था, याद आया, इसमें ग्राफ ऊपर या नीचे हो जाता था। अभी भी फंडामेंटल पीरियड क्या रहने वाला है, टी, क्योंकि ग्राफ के ऊपर या नीचे होने से इसकी पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था, ग्राफ ऊपर हो जाना या फिर नीचे हो जाना, तो ग्राफ के ऊपर नीचे हो जाने से उसकी पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे ये बताओ एफ ऑफ ए एक्स हो गया। अब जैसे
साइन 2x हो गया, फॉर एग्जाम्पल साइन 2x हो गया, तो साइन 2x का ग्राफ क्या होता था, इनपुट डबल हो गया, इनपुट डबल होने से क्या हो जाएगा, वेव आधे टाइम में कवर हो जाएगी, तो इसमें आ जाएगा t/2, और साइन x/2 हो गया तो इनपुट हाफ हो गया, तो वेव डबल टाइम लगाएगी तो 2t, तो हम क्या कहते हैं t/a। इनपुट अगर मान लो इनपुट a टाइम्स हो गया तो वेव कितनी जल्दी कंप्रेस हो जाएगी ना, तो कितनी जल्दी a यूनिट मतलब a टाइम्स पहले खत्म हो जाएगी, जैसे इनपुट डबल हो गया। साइन 3x का अगर मैं पीरियड पूछूं तो क्या आएगा, 2π/3 आएगा। पॉइंट समझ आया? लेकिन इसमें एक चीज है कि इस a पे तुम्हें मॉड लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि पीरियड जो हम निकालते थे वो होता क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव होता था। देखो इधर हमने क्या कहा, पॉजिटिव पीरियड हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पीरियड के लिए a का मॉड लगाना पड़ता है। ये क्यों डिवाइड करा है, समझ आ गया? एग्जांपल देख लो, साइन 3x, साइन x की वेव 2π में कवर होती थी पूरी, 3x इनपुट ट्रिपल हो गया तो कितनी वेव कितने टाइम में कवर हो जाएगी, 2π/3 में, 1/3 में टाइम में, मतलब 1/3 इंटरवल में ही वेव कवर हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट इनपुट 3 टाइम्स हो गया है तो आउटपुट जल्दी जल्दी मिलने लग जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t/a का मॉड। ये प्रॉपर्टी आप याद रखो, सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें फर्क पड़ा है, बाकी और ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। fx a टाइम्स कर दिया, बाहर a मल्टीप्लाई करा, इनपुट में कोई चेंज नहीं है, इससे क्या होता था, एम्पलीट्यूड बढ़ती थी, सेम रहेगा t, कोई चेंज नहीं आएगा। देखो इधर 2 sin x कर दिया मैंने, 2 sin x का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा ही तो होता था, बस ये 1 की जगह 2 हो जाती थी, ये -2 हो जाती थी वैल्यू। क्या कहते हो, 2 sin x का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा ही होता था। क्या इसके पीरियोडिसिटी मतलब रेपिटेशन वाले इंटरवल पे कोई फर्क आता था, नहीं, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था सिर्फ लेकिन एम्पलीट्यूड से तो हमें मतलब ही नहीं है, कितने इंटरवल के बाद वेव रिपीट कर रही है, हम तो ये पता लगा रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड बढ़े या कम हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फंडामेंटल पीरियड सेम रहेगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जब x का कोफिशिएंट बदलेगा, देखो और किसी में x का कोफिशिएंट नहीं बदला, तो सिर्फ और सिर्फ जब x का कोफिशिएंट बदलेगा तो उस कोफिशिएंट के मॉड से डिवाइड करेंगे। जैसे अब मैं अगर तुमसे पूछूं कोसिकेंट 3x + 5 × 3 इसका पीरियड बता दो, तो कोसिकेंट का पीरियड कितना होता है, 2π, और 3 कोफिशिएंट में है तो 3 आ जाएगा डिवाइड में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना? फिर भी अगर कोई डाउट हो या कुछ हो, वीडियो आपको मिलेगी, वीडियो देखना। थोड़ा सा पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा पीरियोडिसिटी के कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने कहा मेरे पास fx एक पीरियड वो है, फंडामेंटल पीरियड t1 है इसका, gx जिसका फंडामेंटल पीरियड t2 है, fx जिसका फंडामेंटल पीरियड t1 है और gx जिसका फंडामेंटल पीरियड t2 है। सही है, ये fx हो गया और ये gx हो गया। तो मैंने तुमसे पूछा कि fx का फंडामेंटल पीरियड ये है, gx का फंडामेंटल पीरियड ये है, मैंने कहा कोई नया hx फंक्शन था fx + gx, या फिर माइनस भी हो सकता है या फिर कुछ भी, fx + gx, अभी माइनस भी छोड़ दो, सब छोड़ दो, fx + gx पूछा। मैंने कहा इस hx का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, ये बताना है तुम्हें। निंजा आंसर एक बार लिखना है, 2 बार नहीं। निंजा पता लगाओ कौन है भाई, सही लिखा है, काफी सारे बच्चों ने आंसर सही दिया। निंजा तीसरी बार, फिर मैं अब की बार गेट आउट कर दूंगा, सच बता रहा हूँ। एक आंसर एक बार, जब भी मैं निंजा की तारीफ करता हूँ सही आंसर दिया, अगला ही आंसर गलत दे देता है। सुनो, अब ये इसको ऐसे समझो, मैंने कहा एक सर्कुलर ट्रैक है, 2 प्लेयर्स हैं ए और बी, ठीक है। ए प्लेयर 3 सेकंड, सेकंड तो कम होता है, 3 मिनट लिख लेता हूँ, 3 मिनट में राउंड पूरा करता है और ये 2 मिनट में राउंड पूरा करता है। ये 3 मिनट एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये 3 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, ये 2 मिनट में। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ दोबारा से वो सेम जगह पे कब मिलेंगे, दोबारा से दोनों सेम जगह पे कितनी देर बाद मिलेंगे, आंसर लिखो। 6 मिनट बाद, बिल्कुल सही आंसर लिखा है, क्योंकि ये 2 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करता है तो ये 3 चक्कर लगा लेगा, और ये 3 मिनट में करता है तो ये 2 चक्कर लगा लेगा। तो मैंने क्या लिखा, एलसीएम ऑफ
2 and 3। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये अपने मल्टीपल्स पे कंप्लीट करेगा, ये 2 के मल्टीपल्स पे, 3 के मल्टीपल्स पे। ऐसे ही ये T1 के मल्टीपल्स पे, अभी हमने पढ़ा था ना कि 4 पाई 3 पाई ये सब 10 के मल्टीपल थे, 10 के पीरियड के मल्टीपल। तो ये T1 के मल्टीपल पे और ये T2 के मल्टीपल पे। अब मैं चाहता हूं दोनों एक ही जगह पे दोबारा से मिले, और मतलब उसके बाद सेम वैल्यूज दें, मतलब उसी जगह पे दोबारा से कब मिलेंगे, तो उसी जगह पे दोबारा से कब मिलेंगे, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। तो क्या करना होगा मुझे, जो इसका पीरियड ऑफ hx जो आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। अब वो चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, जब भी दो फंक्शन आपस में कोई ऑपरेशन करेंगे तो जो नया फंक्शन बनेगा उसका एलसीएम कैसे निकालना होगा, एलसीएम उसका पीरियड कैसे निकालना होगा, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। पॉइंट समझ आया? बट also use common sense। ये तो बेसिक चीज है, बट ऑल्सो यूज कॉमन सेंस, क्योंकि अगर कॉमन सेंस नहीं लगाई तो गड़बड़ भी हो सकती है। सबसे सिंप्लीफाइड गड़बड़ दिखाता हूं, सबसे सिंप्लीफाइड गड़बड़। जैसे मैंने तुमसे पूछा, मैं पहले मुझे ये बताओ, कांस्टेंट फंक्शन पता है क्या होता है तुम्हें, fx इक्वल्स टू 5, fx इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ है ना। ये पीरियोडिक है कि नहीं ये बता दो मुझे, ये पीरियोडिक है कि नहीं ये बता दो, ये पीरियोडिक है कि नहीं, ये पीरियोडिक है, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक है। अब मुझे इसका पीरियड बता दो, इसका पीरियड अभी तक किसी ने सही नहीं बताया है, किसी ने भी सही नहीं बताया। देखो कुछ लोगों ने आंसर 0 दिया है, तो मैं सबसे पहले उन्हें बताना चाहता हूं कि क्या कहते थे हम, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव नहीं होता है, तो वो तो गलत हो गए। इसका it is periodic but its period does not exist, does not exist, does not exist कह लो, या ये कह दो कि हम नहीं बता सकते, ये भी कह सकते हो, ठीक है। पीरियोडिक है, वैल्यू देखो y इज इक्वल टू 5, ग्राफ कैसा होता है हमारे पास, ऐसा ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू 5, वैल्यू सेम आ रही है, बार बार आ रही है या नहीं, वैल्यू सेम आने का मतलब पीरियोडिक तो है, और वैल्यू तो सेम आ रही है, सेम क्या आ रही है, इक्वल ही रह रही है हमेशा, तो ये पीरियोडिक है, बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। फंडामेंटल पीरियड क्या था, सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए रिपीट कर रहा हो, और ये तो हर वैल्यू के लिए रिपीट कर रहा है। तो मुझसे अगर कोई कहेगा कि fx इक्वल्स टू 5 का पीरियड 1 है, क्वेश्चन मार्क, तो मैं क्या कहूंगा, है या नहीं है, है बिल्कुल है, पीरियड तो है, फंडामेंटल नहीं है, पीरियड तो है, हाफ है बिल्कुल है, 0.01 है बिल्कुल है, 0.00001 है बिल्कुल है। लेकिन अगर मुझे फंडामेंटल पे जाना है, तो फंडामेंटल के लिए मैं क्या चाहता हूँ, फंडामेंटल के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे छोटी वैल्यू निकाल लूं, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर बता दो, तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं पता, तुम क्या करोगे, 0 पॉइंट बहुत सारी जीरोस कहोगे, ऐसे 1 लिखोगे, और जैसे ही 1 लिख दोगे मैं फिर 0 1 कर दूंगा उसको, तो वो हम बता ही नहीं सकते हैं। जैसे हम h टेंडिंग टू 0 लिखा करते थे, कभी कभार याद करो, तो h टेंडिंग टू 0 0 के बहुत पास है, क्या है ये नहीं पता, है ना। तो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन के लिए हाँ टेंडिंग टू 0 कह सकते हैं, लेकिन फिर अगर टेंडिंग टू 0 कहेंगे तो टेंडिंग टू 0 क्या है, वो तो कोई स्पेसिफिकली डिफाइंड तो है नहीं। तो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पीरियड इज पीरियोडिक बट इट्स फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट की जगह भी ना अच्छा लिखते हैं, पीरियड इज नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली एग्जिस्ट तो करता है, पीरियोडिक तो है ही। तो 1 to एवरी रियल नंबर, कोई भी नंबर बोलोगे इसका पीरियड होगा, लेकिन फंडामेंटल नहीं होगा,
कोई पूछे इसका पीरियड 1 है, बिल्कुल है, हाफ है, बिल्कुल है, 1/10 है, बिल्कुल है, 100 है, बिल्कुल है, 50 है, बिल्कुल है, लेकिन इनमें से कोई फंडामेंटल नहीं है क्योंकि उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं है। तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है लेकिन उसके लिए फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं है। पॉइंट समझ आया? तो ये तो समझ आ गया, चलो। लेकिन मैं ये बता रहा था इधर कि कॉमन सेंस क्यों लगानी है ना, एलसीएम लेना था T1 T2 का। तो सुनो, एलसीएम लेना T1 T2 का, तो फंडामेंटल कॉमन सेंस क्यों लगानी? मैंने कहा fx इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड बता सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड बता सकते हो? देखो, कुछ ने सही बताया, निंजा ने गलत बता दिया। फिर पाई, 2 पाई नहीं आएगा, कॉमन सेंस लगाओ। 2 पाई क्यों आता था? 2 पाई क्यों आता था? क्योंकि साइन की वेव 2 पाई में कंप्लीट होती थी, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अब स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होने के बाद नेगेटिव वैल्यूज भी तो क्या बन गई होंगी? पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यूज भी क्या बन गई होंगी? पॉजिटिव। क्या कहते हो? तो नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव, तो पाई के बाद ही सेम वैल्यूज मिलने लग जाएंगी, क्योंकि पाई के बाद वैसे तो नेगेटिव मिलनी थी, लेकिन अब स्क्वायर की वजह से नेगेटिव भी क्या हो गई है? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? पाई। इसका कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का पाई। एलसीएम बताओ, एलसीएम दोनों का, एलसीएम दोनों का पाई। तो इसका मतलब हमारा आंसर पाई होना चाहिए। लेकिन एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था, वो होता क्या है? 1। तो इसका मतलब एफ एक्स तो 1 है, जिसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड नहीं है। तो ये कॉमन सेंस हमें साथ साथ खुद लगानी है, ऐसे नहीं अंधाधुंध चलते जाएंगे, इसका लिखा एलसीएम लिया, काम खत्म, ऐसा नहीं। क्या करना होगा हमें? कॉमन सेंस पहले सिंप्लीफाई भी करना होगा और ऑब्जर्व भी करना होगा क्या हो रहा है, जैसे स्क्वायर की वजह से क्या हो रहा है, मॉड की वजह से क्या हो रहा है। पॉइंट समझ आया? ठीक है। अब मुझे ये बता दो एक छोटी सी चीज और, एलसीएम 9 10th का कंसेप्ट पूछ रहा हूँ, उसके बाद क्लास खत्म कर रहे हैं। जब ए मतलब 2/3 4/6 1/2, मान लो ये लिखा हुआ है, 2/4/6 नहीं 4/7 लिख लो, ये लिखा हुआ है, इनका एलसीएम लेना है, ये 3 नंबर है, कैसे लेते हो? जनरलाइज बोलूं तो A/B, C/D, E/F, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लिखते हो? 9 10th में पढ़ा होगा, बचपन में एलसीएम वाले चैप्टर आते थे। अब मान लो तुम्हें 2 4 का एलसीएम का कोई भी लिख सकता है, 3 6 का एलसीएम का कोई भी लिख सकता है। इसका एलसीएम हम लेते हैं, सुन लो, अगर नहीं पता तो लिख लेना। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स A C E अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स BDF, ये लिख लेना। ये 9 10th में कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो 9 10th के टीचर को ढूंढो, पढ़ो, या कोई किताब उठा के पढ़ लेना, नहीं तो इसको याद कर लो। क्या है एलसीएम? जब फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझे, वो क्वेश्चन ऐसा देगा, sin 3x + 1 प्लस cos ऑफ 5x + 3, मान लो ये कहता है इसका वो बताओ पीरियड, तो मैं इसका पीरियड लिखूंगा 2π/3, इसका पीरियड लिखूंगा 2π/5। इन दोनों का क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा या नहीं? मैं क्या लिखूंगा इसको? इट इज एलसीएम ऑफ 2π अपॉन HCF ऑफ 3 and 5। तो कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 2π इज 2π, और इसका एलसीएम कितना होता है? HCF कितना होता है? 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2π। इस तरीके से हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फ्रैक्शंस का जब एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। पॉइंट समझ आया? पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसको याद रखना। ठीक है। अब एक टॉपिक बचा है एक्सटेंशन ऑफ डोमेन, वो इवन ऑड फंक्शन का है, और पीरियोडिसिटी के कुछ क्वेश्चंस है, वो करेंगे, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डोमेन, और याद दिला देना ये टॉपिक, वैसे मुझे याद ही रहेंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आज डालूंगा आपको करने के लिए व्हाट्सएप पे, तो वो क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो कल वो वाला क्वेश्चन भी क्लास में कराऊंगा जो वो वाला था, रैशनल इरेशनल वाला। चलो क्लास एंड कर रहे हैं हम, कल मिलेंगे।